आज के इस वीडियो में हमारी जो मेन कोशिश रहेगी वो समझने की ये होगी कि किस प्रकार से भारत और चाइना के बीच का पॉलिटिकल रिलेशनशिप इवॉल्व किया है स्टार्टिंग से लेकर प्रेजेंट टाइम्स तक। चाइना में लंबे समय से किंग डायनेस्टी का रूल हुआ करता था। ये किंग डायनेस्टी का रूल 1911 में फाइनली खत्म हुआ। 1911 से लेकर 1916-17 तक चाइना में एक टर्मोइल था। 1917 में जब वर्ल्ड में खास करके रशिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो रशियन रेवोल्यूशन हुआ और वो रशियन रेवोल्यूशन का एक ग्लोबल लेवल पर जब प्रमोशन होना शुरू हुआ तो उसका सबसे पहला कॉन्सिक्वेंट इम्पैक्ट देखा गया चाइना के ऊपर। रशियन रेवोल्यूशन जब चाइना को इंस्पायर किया तो यहाँ पर 1920 में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। इस कम्युनिस्ट पार्टी में माओ और माओ के बाद डॉक्टर सन यट सेन सबसे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। माओ की लीडरशिप में जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने 1920 से रूल करना स्टार्ट किया, उस दौरान चाइना के अंदर एक प्रॉब्लम और थी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी को पूरे चाइना का कंट्रोल इतनी आसानी से और चाइना में कम्युनिज्म को चलाने के लिए एक कंप्लीट कंट्रोल और सहमति नहीं मिल पा रही थी। इस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज हुई कि अमेरिका की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से एक इंटरफेरेंस चाइना में देखा गया। ये इंटरफेरेंस इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक जगह पर 1920 से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना माओ की लीडरशिप में पूरे चाइना में कम्युनिज्म को कंट्रोल करके कम्युनिज्म को स्प्रेड करना चाह रही थी। वहीं पर अमेरिका की तरफ से और ब्रिटेन की तरफ से कुछ चाइनीज नेशनलिस्ट्स को सपोर्ट किया गया। कुमिंटन पार्टी KMT बनाई गई और कुमिंटन पार्टी के तहत चिंग काई शेक को सपोर्ट किया गया। तो एक जगह पर चाइना में नेशनलिस्ट थे जिनको KMT पार्टी से जोड़कर कुमिंटन पार्टी की लीडरशिप में चिंग काई शेक के साथ जोड़ा गया। एक जगह पर चाइना में कम्युनिस्ट थे। 1920 से लेकर लगभग 1949 तक ये कहना गलत नहीं होगा कि चाइना की परिस्थिति ऐसी थी कि जब भी चाइना को किसी इंटरनेशनल पार्टनर के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ती थी तो ये नेशनलिस्ट और ये कम्युनिस्ट एकजुट हो जाते थे। लेकिन जब भी कोई इंटरनेशनल प्रेशर चाइना पे 1920 से 49 तक नहीं था तो चाइना में एक सिविल वॉर KMT यानी कि कुमिंटन पार्टी यानी कि चिंग काई शेक के बीच में और माओ और कम्युनिस्ट के बीच में हमेशा चलती रहती थी। इस दौरान हमेशा से एक अपर एज माओ को ही था, क्योंकि माओ की स्ट्रेटेजी ये थी कि उन्होंने सबसे पहले रूरल एरियाज में चाइना के अपनी प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करना शुरू करा। इन कंट्रास्ट जो चिंग काई शेक थे वो हमेशा से अर्बन एरियाज में ही ज्यादा पॉपुलर रहे। लेकिन क्योंकि चाइना में माओ ने रूरल एरियाज को इंसर्कल करते हुए रूरल एरियाज पे कैप्चर करना शुरू करा जहां पे मास पॉपुलेशन रहती थी, इस रीजन से चाइना में कुमिंटन पार्टी को अर्बन एरियाज में ही सीमित कर देने का काम, इस पर्टिकुलर टास्क में माओ सहमत रहे। 1949 में जब ये सिविल वॉर खत्म हुई तो ये कहना गलत नहीं होगा अगेन कि सिविल वॉर खत्म होते ही पूरी की पूरी चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का रूल आया और यहाँ पर क्रिएट हुआ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ये जो चिंग काई शेक के साथ उसके जुड़े हुए नेशनलिस्ट KMT पार्टी के थे, ये वहां से तुरंत भागकर चले गए फॉर्मोसा आइलैंड, जिसको उस समय फॉर्मोसा कहा जाता था और जो आज हम ताइवान के नाम से जानते हैं। तो एक जगह पर ताइवान में बैठे हुए कुछ नेशनलिस्ट जिनको अमेरिका का समर्थन था, जिनको ब्रिटेन का समर्थन था, उन्होंने वहां से बैठकर कम्युनिस्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ी। विज़ चाइना में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में क्रिएट हुई। जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में बनी तो उस समय माओ ने अपने पूरे इंटरनेशनल विजन को एक्सप्लेन किया। माओ ने कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें करी। माओ ने सबसे पहले तो ये बात करी कि वर्ल्ड में जितने भी बड़े बड़े कॉलोनियल रूलर्स हैं उनके खिलाफ एक जंग चल रही है। माओ ने ये बात भी बोली कि भारत भी एक इंपीरियल स्ट्रगल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। माओ ने ये बात बोली कि हम इस इंपीरियल स्ट्रगल भारत के को समझते हैं, लेकिन माओ ने सबसे महत्वपूर्ण बात ये बोली कि इस इंपीरियल स्ट्रगल के खिलाफ अगर कोई मेथड काम आएगा तो वो भारत का नहीं बल्कि चाइना का रेवोल्यूशन और वायलेंस का मेथड काम आएगा। इस पॉइंट को इसलिए समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि जब माओ इस बात को करते हैं तो माओ ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं 1949 में कि वो साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में और अफ्रीका में और अन्य जगहों पर जहां पर कॉलोनियल रूल था वो वहां पर चाइना की प्राइमेसी को प्लेस करते हुए चाइना को एक डोमिनेंट पोजीशन के नजरिए से देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में जब चाइना के अंदर का रेवोल्यूशन सक्सेसफुल फाइनली हो जाएगा तो इवेंचुअली ये सारे देश भी चाइना का मेथड अपनाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये थी कि माओ ने 1949 में पूरे वर्ल्ड को बेसिकली 3 भागों में बांट दिया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले कुछ लोग हैं जो कम्युनिस्ट हैं, जिसमें से चाइना खुद है, सोवियत यूनियन जिसके साथ चाइना उस समय अलाइंड था वो खुद था, तो वो एक फर्स्ट कैटेगराइजेशन में आया। दूसरे कैटेगराइजेशन में माओ ने अमेरिका को और अन्य कैपिटलिस्ट देशों को प्लेस किया और यहाँ पर माओ ने दूसरी चीज जो एक्सप्लेन करी वो ये थी कि जितने भी कैपिटलिस्ट देश हैं और अमेरिका है ये कम्युनिस्ट देशों के दुश्मन है। तो माओ की फ्रेमिंग बड़ी क्लियर थी
थी 1949 में कि अमेरिका चाइना का एक एडवर्सरी है, और अगर अमेरिका चाइना का एक एडवर्सरी है तो अमेरिका अगर चिंग काई शेक की सपोर्ट करता है, अमेरिका अगर कुमिंगटन पार्टी को फोर्मोसा आइलैंड में सपोर्ट करता है, तो इस नजरिए से एक चीज ये भी क्लियर हो गई कि वो अमेरिका का एक पिट्ठू है जिसको बेसिकली चाइना काउंटर करना चाहता है। और यहाँ पर गौर कीजिए कि माओ की ओवरऑल डिप्लोमेटिक फ्रेमिंग में तीसरे कैटेगरी में प्लेस किए गए कुछ देश, जहां पर माओ ने कहा कि कुछ पेट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उन देशों के अंदर कंट्रोल लगा के बैठी हैं। इन पेट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशंस में माओ ने सबसे इंपॉर्टेंटली भारत को प्लेस किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये देखिए कि जो माओ का वर्ल्ड विजन था, उस वर्ल्ड विजन के अंदर जो माओ की ग्लोबल हायरार्की थी, उस ग्लोबल हायरार्की में चाइना सबसे ऊपर था, उसके बाद अमेरिका था, और थर्ड लेवल पर उन्होंने पहली बात तो भारत को प्लेस किया। माओ के हिसाब से भारत में कुछ पेट्रियोटिक संस्थाओं ने रूल चला रखा था, जिसमें से कांग्रेस पार्टी को उन्होंने एक पेट्रियोटिक संस्था माना, उसको एक लेजिटिमेट रूलर नहीं एक्सेप्ट किया। माओ के साथ दिक्कत ये थी कि उसने ये बात बोली कि ये जो पेट्रियोटिक संस्थाएं हैं, जैसे कि भारत में कांग्रेस है, ये प्रकार की संस्थाएं जो इन देशों को चला रही हैं, इन देशों को हमें बहुत केयरफुली एग्जामिन करना होगा। माओ ने केयरफुल रहना इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर समस्या ये थी कि जितने भी ये देश, जैसे भारत था, हमारा मेन फोकस यहाँ पर क्योंकि भारत है, माओ का मानना था कि भारत की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है। इस पॉइंट को देखिए, इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है का मतलब ये है कि माओ ने अपने दिमाग में ये पहले ही क्लियर कर लिया था कि भारत क्योंकि एक पेट्रियोटिक संस्था लेड देश है, ये देश हमेशा से किसी न किसी के कंट्रोल में रहेगा। इस रीजन से माओ को हमेशा ये डर लगा रहता था कि आने वाले समय में सोवियत यूनियन हो या फॉर दैट मैटर अमेरिका हो, वो भारत का प्रयोग करेंगे क्योंकि भारत में कोई इंडिपेंडेंट सोवरेन अथॉरिटी नहीं है। तो भारत को सबसे पहले एक तीसरे लेवल का दर्जा देना, भारत को इस नजरिए से देखना कि इनके पास इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है, ये एक्सप्लेन करता है माओ का रवैया भारत को लेके 1950 के दशक में। क्योंकि 1950s के डेकेड में माओ का पूरा जवाहरलाल नेहरू के साथ जो एंगेजमेंट था वो इस प्रिंसिपल पे था, क्योंकि माओ को हमेशा ये लगता था कि नेहरू चाइना के साथ अगर कोई नीति बनाएगा तो उस नीति में सोवियत यूनियन का तो इम्प्रिंट उस समय नहीं होगा, लेकिन अमेरिका का जरूर होगा। तो माओ ने नेहरू को 1950s के डेकेड में अमेरिका के प्रिज्म से देखा। ये चीज इसलिए भी महत्वपूर्ण है यहाँ पर क्योंकि अगर हम 1950s से भारत और चाइना के पॉलिटिकल रिलेशनशिप को देखते हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक ये कॉमन पॉइंट ऑब्जर्व करने जा रहे हो, जो यहाँ पर हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि चाइना की फ्रेमिंग भारत को लेके, चाइना का ओवरऑल डिप्लोमेटिक आउटलुक भारत को लेके कभी बायलैटरल नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक है। कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स और इंटरनेशनल प्लेयर्स का ग्लोबल बिहेवियर भारत के साथ कैसा होगा, वो भारत की चाइना नीति के साथ इन्फ्लुएंस करके एक रोल प्ले करेगा। तो जब माओ ने ये इन्फ्रेंस ले लिया कि जवाहरलाल नेहरू अमेरिका के बिहाफ पर ही भारत को बेसिकली चाइना के साथ एक रणनीति बनाने में मदद करेंगे, तो ये चीज क्लियर हो गई कि माओ के नजरिए से भारत को एक नेगेटिव तरीके से 1950s में देखा गया। इस पूरे पीरियड में क्या हुआ, भारत ने बार बार माओ के ऊपर प्रेशर डाला, चाइना के ऊपर प्रेशर डाला बाउंड्री इशू को लेकर। बाउंड्री इशू को लेकर प्रेशर कैसा डाला, भारत ने बार बार जो है नेहरू के थ्रू माओ को ये बात बोलने की कोशिश करी कि आप मैकमोहन लाइन 1913-14 शिमला कन्वेंशन वाली लाइन को एक्सेप्ट कीजिए। वो इसलिए कीजिए क्योंकि ये लाइन जो है ये फाइनल बॉर्डर है, और जब जब भारत ने ये बॉर्डर के इशू को प्रेस किया तब तब चाइना ने भारत को ये चीज कहकर रिजेक्ट किया कि आप अमेरिकन एजेंडा बॉर्डर को लेकर मत चलाइए। 1954 से लेकर 1958 तक आज ये विश्व की सबसे अनडिस्क्लोज्ड डॉक्यूमेंटेड केस स्टडी है कि भारत ने 1954 से लेकर 1958 तक अमेरिका की CIA को भारत एक खुली टेरिटरी, खुला बेस के तहत सौंप दिया, जिसके तहत अमेरिका की CIA ने भारत में रहकर 4 साल ऑपरेशंस तिब्बत में चलाए, और इन ऑपरेशंस का खमियाजा ये निकला कि 1959 में CIA के इस ऑपरेशन के तहत दलाई लामा को तिब्बत से निकालकर भारत लाया गया। और जब ये दलाई लामा भारत तिब्बत से आए भागकर, इस दौरान जो पूरा का पूरा चाइना का रवैया था वो ये था कि यहाँ पर सिर्फ भारत ने इंटरफेरेंस तिब्बत में नहीं की है, बल्कि उनका ये भी अनुमान था कि
इस इंटरफेरेंस के पीछे अमेरिका का और CIA का हाथ है। और यहाँ पर माओ की वो थ्योरी फिर से प्रूव हो गई जो माओ बार बार बोलता था कि प्रॉब्लम सारी ये है कि इंडिया की अपनी इंडिपेंडेंट एजेंसी थिंकिंग की नहीं है। इंडिया जो भी रणनीति बनाता है वो रणनीति बनाता है केवल और केवल अमेरिका के बिहाफ पर। इस रीजन से समझने की कोशिश फिर से कीजिए कि जब बार बार भारत ने मैकमोहन लाइन के ऊपर दबाव डाला, बॉर्डर के ऊपर सहमति बनाने की दबाव डाली, चाइना का रवैया उतना ही रिपल्सिव रहा। इस कॉन्टेक्स्ट में 1962 की झड़प हुई। इस 1962 की झड़प के बाद एक चीज यहां पर बहुत क्लियर हो गई कि भारत और चाइना के बीच के जो पूरे के पूरे रिलेशनशिप था, जिस रिलेशनशिप में भारत एक अजम्पशन लेके बैठा था कि इंडिया और चाइना सिविलाइजेशनल प्लेयर्स हैं, हम वर्ल्ड की फ्यूचर सिविलाइजेशन को बेसिकली जो है डायरेक्ट करने जा रहे हैं, इस पूरे के पूरे ड्रीम को कोलैप्स कर दिया गया। यहां पर पूरा का पूरा चाइना का रवैया ये था कि 1962 जो चाइना कहता है एक पॉलिटिको मिलिट्री वॉर थी, उसके तहत उसने अमेरिका को इनडायरेक्टली एक मैसेज दे दिया कि भारत किसी भी प्रकार का एक रिलायबल प्लेयर नहीं है आपके साथ जुड़ने के, तो बेहतर रहेगा कि आप भारत से दूर रहिए। और सबसे बड़ी बात, जब 1962 की ये झड़प हुई, इस झड़प के दौरान जब चाइना को टैकल करने की बारी आई तो नेहरू ने जब उस समय मदद मांगी अमेरिका से और अमेरिका को चिट्ठी लिखकर ये बात बोली कि आप अपने ट्रूप्स को भेजिए कि हमें चाइना के खिलाफ उनको काउंटर करना है, इस बात से चाइना को एक कंप्लीट एविडेंस मिल गया कि भारत चाइना के बिहाफ पर अपनी, अमेरिका के बिहाफ पर अपनी चाइना की नीति चला रहा है। अब एक चीज तो तय थी कि 1962 की इस झड़प के बाद कुछ समय तक पहली बात तो रिलेशनशिप एक डीप फ्रीज में चला गया, पर यह रिलेशनशिप डीप फ्रीज में बहुत लंबे समय तक नहीं गया। 1962 से लेकर 1969 तक इस रिलेशनशिप में भारत और चाइना के बीच में कंप्लीट कोलैप्स था। लेकिन 1969 में चाइना ने फिर से भारत को एक फीलर दिया, और फीलर ये दिया कि हमें अपने रिश्ते इंप्रूव करने चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अभी कुछ साल पहले 1962 हुआ था, कुछ साल पहले 1962 के दौरान आपने ये बात बोली थी कि भारत के पास कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है, पर अब आप चंद सालों के बाद ये कहते हैं कि आइए भारत, हम आपसे एंगेज करना चाहते हैं। ऐसा क्या हो गया? गौर कीजिए, फिर से यहाँ पर स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट में कुछ बदलाव थे। 1969 में सोवियत यूनियन के बीच और चाइना के बीच में एक रिलेशनशिप जो था वो टूटने लगा था। उसके टूटने का कारण सबसे महत्वपूर्ण ये था कि चाइना सोवियत यूनियन के साथ अलाइंड इसलिए था क्योंकि सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट देश था, चाइना एक कम्युनिस्ट देश था, और दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन पॉइंट इमर्ज ये हो रहा था कि चाइना बार बार सोवियत यूनियन को ये कहता था कि हमें कम्युनिस्ट वर्ल्ड का लीडर आगे जाकर बनना है, तो आप कम्युनिस्ट वर्ल्ड की पूरी लीडरशिप का कमान हमें दीजिए। सोवियत यूनियन कहता था कि कम्युनिस्ट वर्ल्ड का लीडर मैं हूं, मैं आपको ये लीडरशिप की कमान सौंप नहीं सकता। ये जो लीडरशिप को लेकर फ्रिक्शन था कि कम्युनिस्ट वर्ल्ड का लीडर कौन होगा, सोवियत यूनियन या चाइना, इस कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज हुई कि यहाँ पर दोनों देशों के बीच में एक फ्रिक्शन पॉइंट आया, और इस फ्रिक्शन पॉइंट को टैकल करने के लिए सोवियत यूनियन ने 2 कदम उठाए। 1969 में सोवियत यूनियन ने सबसे पहले एक एशियन सिक्योरिटी कॉम्पैक्ट प्रपोज किया। ये जो एशियन सिक्योरिटी कॉम्पैक्ट था, इसके तहत सोवियत यूनियन ने बोला कि एशिया के कुछ ऐसे देश हैं जिनके साथ हम जुड़ना चाहेंगे, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहेंगे एक अलायंस के तहत। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत को वो एक बहुत एशियन सिक्योरिटी कॉम्पैक्ट का क्रूशल प्लेयर देख रहा था। ये चीज चाइना को बहुत खटकी, क्योंकि 1969 में चाइना को लगा कि यदि सोवियत यूनियन का ये एशियन सिक्योरिटी कॉम्पैक्ट कामयाब हो जाता है, यदि अगर सोवियत यूनियन ये कॉम्पैक्ट बनाकर भारत को उसमें जोड़ लेता है, तो मेरे बगल में एकदम से भारत के अंदर सोवियत यूनियन का दबदबा इतना बढ़ जाएगा कि पूरी सोवियत जो है वो भारत की टेरिटरी का प्रयोग करके मुझ पे नजर रखेगी। चाइना के अंदर ये फियर वही था जो 1950s के डेकेड में था, और वो 1950s के डेकेड में ये फियर चाइना का जो है, ये फियर था बेसिकली अमेरिका को लेकर। आप याद कीजिए कि अमेरिका का भारत से 1950s में एंगेजमेंट होना, CIA का 1954 से 58 में भारत का प्रयोग करके तिब्बत में ऑपरेशंस करना, इस चीज का खमियाजा 1962 था, जिसके बाद रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हुए थे। और यहाँ पर लेट 1960s में वही स्पेस अमेरिका की बजाय अब सोवियत यूनियन लेना चाहता था। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि चाइना का ऑब्जेक्टिव फॉरेन पॉलिसी में यह था कि वो सोवियत यूनियन को भारत से इस डीपर लेवल पर जुड़ना नहीं देना चाहती थी। वो कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि भारत एक न्यूट्रल प्लेयर इस पूरे डिबेट में बना रहे, और यदि भारत एक न्यूट्रल प्लेयर बना रहा तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज तो प्रूव हो जाएगी कि कम से कम हम सोवियत यूनियन को भारत से दूर रख पाएंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में 1969 में चाइना की तरफ से ये फीलर दिया गया कि भारत आइए रिश्ते इंप्रूव करते हैं। फिर से गौर
कीजिए कि एक स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट में बदलाव चाइना की भारत की नीति को डिफाइन कर रहा है फिर से 1960s के भी डेकेड में, जो 1950s के डेकेड में हुई। और जैसा मैंने आपको बोला, ये हर डेकेड का एक फीचर बनने जा रहा है। 1969 में जब एशियन सिक्योरिटी कॉम्पैक्ट, जो कि एक सोवियत लेड अलायंस था, जब वो नहीं बना, उसका ही एक मिनिएचर वर्जन 1971 में देखने को मिला, जब भारत ने और सोवियत यूनियन ने एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन करी ईस्ट पाकिस्तान को लेकर। और ये ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन के तहत ईस्ट पाकिस्तान में जब ऑपरेशन हुए, तो उस दौरान बांग्लादेश के क्रिएशन में जिस प्रकार से सोवियत भारत के साथ जुड़ा, इससे चाइना के पैरों तले जमीन निकल गई। चाइना ने इस सोवियत और भारत की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन का मुकाबला दो तरीके से किया। सबसे पहले 1970s में इनिशियल ईयर्स में उसने अपना रिलेशन अमेरिका के साथ इंप्रूव करना शुरू करा, कि जब उसको ये बात समझ आ गई कि एक जगह पर एशियन सिक्योरिटी कॉम्पैक्ट था, एक जगह पर ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन थी, जब उसको ये बात दिमाग में क्लियर हो गई कि सोवियत यूनियन तो भारत के साथ जुड़ने ही जा रहा है और भारत को वो अपने साथ जोड़ के ही रखेगा, तो क्यों ना उसका मुकाबला करने के लिए चाइना ने सोचा कि हम जो है अमेरिका का सहयोग लें। तो अमेरिका और चाइना के बीच में ये जो प्रॉक्सिमिटी बनी, ये सबसे पहला विजन था। इसके बाद गौर कीजिए कि 1974 में भारत ने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया। इस पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के पीछे सोवियत यूनियन का बहुत बड़ा हाथ था। सोवियत यूनियन ने भारत के पूरे न्यूक्लियराइजेशन का जो डिबेट था, उसमें एक बहुत क्रूशल रोल प्ले किया। इस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज भी क्लियर हो गई कि जब चाइना ने सोवियत यूनियन का भारत में न्यूक्लियराइजेशन लेवल पर सपोर्ट देखा, इसको काउंटर करने के लिए चाइना ने और अमेरिका ने मिलकर पाकिस्तान एज अ प्लेयर को पकड़ा। तो 1970s के डेकेड से हमने ऑब्जर्व किया कि किस प्रकार से पाकिस्तान को न्यूक्लियर लेवल पर समर्थन देने के लिए चाइना और अमेरिका दोनों आए। इस पूरी दौरान 1970s के डेकेड में ये जो काउंटर बैलेंसिंग चलती रही, ये चली 1978 तक। 1978 में जब डेंग जियाओपिंग ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि चाइना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करेगी, चाइना कैपिटलिज्म को अपनाएगी विद सोशलिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स, उस समय चाइना ने जब ये डेंग जियाओपिंग के टाइम पर अपनी इकोनॉमी को ओपन करा और उसके बाद ओपन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर्स बनाने चालू करे, तो 1980s का जो डेकेड था, उस डेकेड में अब गौर कीजिए कि चाइना अब एक अर्थव्यवस्था के तहत एक बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा था। चाइना को अब ये पता था कि अगर मुझे आने वाले समय में एक ओपन इकोनॉमी बनना है, ओपन इकोनॉमी के बेसिस पे ग्लोबल लेवल पर ट्रेड करना है, तो चाइना को अब ये चीज क्लियर हो गई कि एक कैपिटलिस्ट बेस्ड इकोनॉमी बनने के लिए मुझे अपने पेरिफेरीज को स्टेबलाइज करना होगा। और पेरिफेरी को स्टेबलाइज करने का मतलब है कि भारत से रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करना होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में जब 1988 में राजीव गांधी की चाइना को विजिट हुई, तो इस विजिट के दौरान एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये बात बोली गई कि क्यों ना बॉर्डर के मसले को कंपार्टमेंटलाइज कर दिया जाए और बॉर्डर के मसले को छोड़कर बाकी इकोनॉमिक डायमेंशंस में रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया जाए। 1988 में राजीव गांधी की विजिट के बाद बॉर्डर को लेकर एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना और वहीं पर कंपार्टमेंटलाइज करके बॉर्डर को अलग करके इकोनॉमिक डायमेंशंस में रिलेशनशिप्स एक्सप्लोर होने शुरू हुए। जब रिलेशनशिप यहाँ पर एक्सप्लोर हो रहा था अब 1988 में और 1988 के बाद, तो एक चीज पे तो क्लैरिटी आ गई कि बॉर्डर लेवल पर हम इंश्योर करेंगे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इंश्योर करने के लिए 1993 बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अग्रीमेंट, 1996 कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर अग्रीमेंट्स, ये सब चीजें साइन होती गई। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी कि 1990s के डेकेड में जब चाइना ने ये फोकस करना शुरू करा कि हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बॉर्डर को स्टेबलाइज करेंगे, बॉर्डर को स्टेबलाइज करने के लिए जब बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अग्रीमेंट 1993 और इंडिया चाइना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर अग्रीमेंट 1996 साइन हुआ, तो कहीं ना कहीं चीजें स्टेबलाइज होती हुई दिख रही थी। पर यहाँ पर गौर कीजिएगा कि कहीं पर भी एक इंडिकेशन ऐसा नहीं आया 1990s के डेकेड में भी कि चाइना बॉर्डर के मसले को सॉल्व करना चाहता था। इस पूरे दौरान एक चीज के अंदर ये क्लैरिटी थी कि चाइना सिर्फ बॉर्डर पे ट्रैंक्विलिटी और पीस मेंटेन करना चाहता था, क्योंकि उसका फोकस था ग्रोथ। उसका फोकस 1990s में सिर्फ इतना था कि मेरी ग्रोथ के टाइम पे एक अनस्टेबल इंडिया के साथ रिलेशनशिप ना रहे। फिर ये जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट था ग्लोबलाइजेशन वाला, इस ग्लोबलाइजेशन के लार्जर इन्वायरमेंट के तहत चाइना की ये रणनीति बनी। इस रीजन से आप समझने की
कोशिश कीजिए कि जब हम 1990s के डेकेड में ये इंडिया चाइना रिलेशनशिप में एक इम्प्रूवमेंट देखते हैं, कि जब हम बॉर्डर लेवल पर ये अग्रीमेंट्स होते हुए देखते हैं, उसके बावजूद भी ये कहना इवेंचुअली गलत नहीं होगा कि रिलेशनशिप एक इनएक्टिव प्लेटो पे था। इनएक्टिव प्लेटो उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई रिलेशनशिप में पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव नहीं लिया गया। ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया कि जिससे इंडिया चाइना के रिलेशनशिप की दशा और दिशा दोनों बदल जाए। यहाँ पर रिलेशनशिप को वापस से नॉर्मलाइज करके स्टेटस को पे लाकर छोड़ दिया गया। ये जो परिस्थिति थी इंडिया चाइना की, ये 1990s में ज्यादा समय तक नहीं रही, क्योंकि 1998 में इंडिया ने अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया। और जब न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया तो उस दौरान गौर कीजिए फिर से कि जब अमेरिका ने भारत के ऊपर सैंक्शंस थ्रेटन किए, और जो सैंक्शंस उसने 98 से 2000 2 साल तक लगाए भी, उन 2 सालों तक चाइना भी अमेरिका के साथ मिलकर भारत के ऊपर क्रिटिकल था। लेकिन 2000 वाज द लैंडमार्क ईयर, क्योंकि ईयर 2000 में अमेरिका ने एक नीति बनाई, और नीति ये बनाई कि हम भारत के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाएंगे। हमने जो सैंक्शन लगाई ये गलत थे, हम भारत के साथ रिलेशनशिप एक्सप्लोर करेंगे। इस रीजन से जब उसको ये देखना शुरू करा कि हमें भारत के ऊपर सैंक्शंस रिमूव करके भारत को ग्रो करने में मदद करनी है, यहाँ पर 2000 के डेकेड में अमेरिका ने जब ये रवैया अपनाया तो चाइना के अंदर फिर से खलबली मची। ईयर 2000 में बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति की विजिट भारत हुई। भारत में विजिट के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान एक इंडिया यूएस रिलेशनशिप का एक नया चैप्टर अनफोल्ड हुआ, और यहाँ पर फिर से वो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में एक बदलाव देखने को मिला। और स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में बदलाव क्या था? बदलाव ये था कि यहाँ पर फिर से वही चीज हो रही थी, अगर आप गौर करें, कि अमेरिका वापस से भारत को प्रॉप अप करने के लिए, या अमेरिका भारत के साथ फिर से एंगेज करने के लिए आ रहा था, जैसे 1950s के डेकेड में वो आया था। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या परिस्थिति थी? इस कॉन्टेक्स्ट में परिस्थिति यहाँ पर ये थी कि जब चाइना को लगा कि कहीं ऐसी चीज तो ना हो जाए कि अमेरिका फिर से भारत में आ जाए, तो मैं अपने रिश्ते थोड़े से और बेटर कर लेता हूँ। अब गौर कीजिए, यहाँ पर 1990s के डेकेड में कुछ बॉर्डर को लेके अग्रीमेंट्स हुए थे। यहाँ पर चाइना के मन में एक डर था कि अमेरिका और भारत फिर से एकजुट हो रहे हैं, लेकिन चाइना ने उस समय जो अपना एनालिसिस किया था, उस एनालिसिस के तहत उसके मन में एक पॉइंट ये आया कि अमेरिका और भारत एक दूसरे के साथ जितना मर्जी क्लोज आ जाएं, इनके बीच में ना कुछ फ्रिक्शन पॉइंट्स रहेंगे, जिसकी वजह से इनके रिलेशंस कभी बहुत ज्यादा डीप नहीं हो सकते। चाइना ने अपना मन इस तरीके से बनाया हुआ था। तो चाइना को 2 चीजों के बारे में पता था। पहला कि भारत और अमेरिका के रिलेशन ईयर 2000 से इंप्रूव होने वाले हैं, लेकिन उसके मन में ये भी था कि ये रिलेशन इतने ज्यादा डीपन नहीं होंगे आगे जाकर, क्योंकि इनके बीच के फ्रिक्शन पॉइंट्स और इश्यूज कुछ इतने ज्यादा हैं कि वो इश्यूज ये दोनों देश कभी ओवरकम नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि अमेरिका फिर से भारत आने जा रहा था, इस कॉन्टेक्स्ट में चाइना ने भारत के साथ एक प्रपोजल 2003 में अपनाया, और अटल बिहारी वाजपेयी को बोला कि सर क्यों ना हम एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक मैकेनिज्म बनाएं, एक एलिवेटेड पॉलिटिकल लेवल का मैकेनिज्म, जिस पॉलिटिकल लेवल के मैकेनिज्म के थ्रू हम चर्चा करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बॉर्डर। तो अब आप समझ रहे हैं कि 2003 में ये जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक मैकेनिज्म का गठन हुआ, ये 2003 में क्यों हुआ? ये उससे पहले क्यों नहीं हुआ, या बाद में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर फिर एक स्ट्रेटेजिक पावर प्ले था कि अमेरिका और भारत की गतिविधियां और अमेरिका और भारत के बढ़ते हुए रिश्ते, जिसको बेसिकली यहाँ पर चेक करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन 2003 में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक मैकेनिज्म क्रिएट होने के बाद चाइना के पैरों तले फिर से जमीन निकल गई, क्योंकि 2005 में अमेरिका ने प्रपोज करी भारत को एक न्यूक्लियर डील, और ये चाइना की ओवरऑल थिंकिंग के बड़े विपरीत जा चुका था, क्योंकि चाइना ने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। चाइना को ये बात कभी समझ ही नहीं आई थी कि अमेरिका कभी भारत जैसे देश को एक न्यूक्लियर डील भी दे सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ कि जब उन्होंने न्यूक्लियर डील दी, उस न्यूक्लियर डील के बाद चाइना की तरफ से एक ऑपोजिशन पैदा हुआ कि ये न्यूक्लियर डील को मटेरियलाइज नहीं होने देंगे। पर चाइना के पास अपेरेंटली उस समय उतनी पावर नहीं थी कि वो अमेरिका को डायरेक्टली कन्फ्रंट कर पाए। लेकिन 2008 में न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG लेवल पर जब इंडिया का मसला उठा कि इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में एक स्पेशल वेवर दिया जाएगा, जिसके तहत इंडिया न्यूक्लियर कॉमर्स विश्व के सारे देशों के साथ कर पाए, उस दौरान चाइना ने इंडिया के इस न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के पर्टिकुलर वेवर को लेके ऑपोजिशन दर्ज किया, क्योंकि उस समय उसका ऑब्जेक्टिव था कि ये प्रॉक्सिमिटी को किसी तरह से तोड़ा जाए, रोका जाए। पर क्योंकि अमेरिका के पास उस समय दबाव था, प्रेशर था, सब कुछ था और पावर थी, अमेरिका ने चाइना के इस व्यवहार को काउंटर करके इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का एक वेवर दिलवाया और न्यूक्लियर डील को मटेरियलाइज करवा के ऑपरेशनलाइज करवाया। इसके बाद अब आप समझिए कि 2008 की न्यूक्लियर डील के बाद इंडिया और चाइना के रिलेशंस में एक डाउन टर्न स्टार्ट हुआ,
क्योंकि अब चाइना समझ चुका था कि यहाँ पर गेम अलग है। अब चाइना समझ चुका था कि अमेरिका का एंगेजमेंट इंडिया के साथ सिर्फ डीपन नहीं होगा, डीपन होते होते इनके इश्यूज भी रिजॉल्व होंगे। और सबसे बड़ी बात, चाइना को अब धीरे धीरे समझ आने लगी थी 2008-9 से कि अमेरिका मेरे बगल में इंडिया को प्रॉप अप कर रहा है मुझे काउंटर करने के लिए। और 2012-13 तक ये पॉलिसी इवेंचुअली मटीरियलाइज हुई। 2012-13 तक चाइना को इस बात का कंफर्मेशन हो गया कि इंडिया जो है वो अमेरिका का एक कैंप फॉलोअर बन चुका है। अमेरिका इंडिया का प्रयोग करके काउंटर चाइना थीसिस पे काम कर रहा है। और 2013 तक दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स और हो चुके थे। 2013 तक 2008 से लेकर 13 तक का जो ये पीरियड था, इस दौरान अमेरिका ने विश्व तौर पर एक प्रोपोगेंडा कैंपेन चलाया था चाइना के खिलाफ, कॉल्ड राइजिंग चाइना थ्रेट थ्योरी। 2008 से 13 तक इस राइजिंग चाइना थ्रेट थ्योरी में अमेरिका ने पूरे विश्व तौर पर एक प्रोपोगेंडा किया कि चाइना अब अग्रेसिवली राइज कर रहा है और चाइना सारे देशों के लिए एक थ्रेट है। इस थ्रेट को मिटिगेट करने के लिए दूसरा कदम ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने जो उठाया था वो था एशियन रीबैलेंसिंग इनिशिएटिव, जिसको ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला था पिवट टू एशिया। इस पिवट टू एशिया के तहत एक चीज़ तय हो चुकी थी कि इंडिया यहाँ पर एक ऐसा प्लेयर बनेगा जो चाइना के इस राइजिंग थ्रेट थ्योरी को काउंटर करने में अमेरिका की मदद करेगा। ये सारे स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स कंबाइन हुए जिससे कि चाइना को ये बात समझ आई कि इंडिया जो है ग्रेजुअली अमेरिका के कैंप में बढ़ता जा रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में आप गौर करके देखिए कि अमेरिका के साथ इंडिया की प्रॉक्सिमिटी को बढ़ते हुए इस प्रेजेंस को रोकने के लिए 2012 में इंडिया और चाइना ने वर्किंग मैकेनिज्म ऑन कोऑर्डिनेशन एंड कंसल्टेशन WMCC फॉर द बॉर्डर क्रिएट किया। अब आप इस कॉन्टेक्स्ट में समझिए कि क्यों 2013 में बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट आया। अब आपको एक पैटर्न बड़ा क्लियर होता आ रहा होगा कि जब जब कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर इंडिया के साथ अपना रिलेशनशिप डीपन करेगा, तब तब चाइना उस एंगेजमेंट से इनसिक्योरिटी फील करेगी और उस इनसिक्योरिटी को मीट करने के लिए चाइना तब तब भारत के साथ एंगेज करके अपने रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगी ताकि भारत कैंप फॉलोअर ना बने, वो चाहे सोवियत यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में हो, वो चाहे अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में हो। लेकिन 2014 से जब से इंडिया और अमेरिका के बीच में फाउंडेशनल मिलिट्री एग्रीमेंट्स साइन होने शुरू हुए, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम अग्रीमेंट लिमोआ, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एग्रीमेंट कॉमकासा, इसके साथ साथ बेका एग्रीमेंट जिसमें जियो स्पेशल इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा की गई, इन सारे एग्रीमेंट्स के तहत चाइना को अब ये चीज समझ आ गई कि इंडिया यूएस की प्रॉक्सिमिटी बढ़ रही है। और जब इंडिया ने अमेरिका के साथ कॉमकासा एग्रीमेंट 2016-17 में साइन किया, उस दौरान चाइना ने फिर से इंडिया को बोला कि अब आप हमारे साथ जुड़ो, हम आपके साथ जो है इनफॉर्मल समिट करेंगे। अब आप समझ रहे हैं कि एक जगह पर लॉजिस्टिकल एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट इंडिया यूएस, एक जगह पर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एग्रीमेंट कॉमकासा, और ये दोनों एग्रीमेंट्स के तुरंत बाद जियो स्पेशल वाले एग्रीमेंट से पहले वुहान इनफॉर्मल समिट, और इस वुहान इनफॉर्मल समिट के बाद भारत रेसिप्रोकेट करता है महाबलीपुरम इनफॉर्मल समिट। ये इनफॉर्मल समिट्स यहाँ पर फिर प्लेस किए गए कि इंडिया के साथ टेंशन डिफ्यूज की जाए, कि इंडिया को अमेरिका के इस मिलिट्री अरेंजमेंट के कैंप से रोका जाए। लेकिन ये इनफॉर्मल समिट्स के दौरान 2018-19 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंस्टीट्यूशनलाइज किया क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड, और जैसे ही क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यहाँ पर इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ 2018-19 में और 20 से उसने चर्चा करनी शुरू करी, वहां पर स्टार्ट हो गया लद्दाख स्टैंड ऑफ। तो चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। लद्दाख स्टैंड ऑफ हुआ, लद्दाख स्टैंड ऑफ कोविड के पीरियड में हुआ। इस पीरियड में लद्दाख स्टैंड ऑफ को रिजॉल्व और डिफ्यूज करने के लिए डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन, स्टेटस को एंटी की चर्चा हुई। एक चीज तो तय हो गई कि आज अगर हम देखें 2024 तक एक पॉइंट देखने को क्या मिला हमें कि जब जब किसी भी थर्ड पार्टी प्लेयर ने इंडिया के साथ एंगेजमेंट करी है, तब तब चाइना उस एंगेजमेंट से इनसिक्योर हुआ है। तब तब चाइना उस एंगेजमेंट से इनसिक्योर होकर उसने ये सोचा है कि क्यों ना इस एंगेजमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं भारत के साथ अपना एंगेजमेंट करूं। तो चाइना की रणनीति समझ लीजिए कि चाइना की रणनीति टैक्टिकल है, स्ट्रेटेजिक नहीं है। ये फर्क है इन दो शब्दों में जो आपको याद रखना है। टैक्टिकल का मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म है। चाइना कभी भी भारत को लेकर एक स्ट्रेटेजिक यानी कि एक लॉन्ग टर्म विजन नहीं बना रहा है। चाइना हमेशा से भारत को एक लो प्रायोरिटी, लो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी प्लेयर के नजरिए से देखता है। उसको हमेशा ये लगता है कि इंडिया के साथ मुझे एक लॉन्ग टर्म विजन इसलिए नहीं बनाना क्योंकि इंडिया को मैं अपना कॉम्पिटिटर ही नहीं मानता।
लेकिन अगर किसी ने ऐसी कोशिश करी कि वो इंडिया को प्रॉप अप करे मेरे कॉम्पिटिटर बनने के लिए, तो मैं इंडिया के साथ एंगेज करूंगा। अब 2025 की जो परिस्थिति है वो आपके सामने क्लियर होगी कि 2025 में जब एक जगह पर ट्रंप टैरिफ लगा रहा है, ट्रंप के टैरिफ से इंडिया और चाइना अफेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक टेम्पररी पॉज के तहत दोनों एंगेज कर रहे हैं। पर आप देखेंगे कि जैसे ही ट्रंप अगर मान लीजिए अपने रशिया यूक्रेन के मसले को सुलझाने के बाद अगर वो कल को सुलझा देता है ये मसला चाइना का, और अगर वो चाइना के साथ टैरिफ में एक अंडरस्टैंडिंग बिठा लेता है, क्योंकि अभी ट्रंप धमकाई दे रहा है बेसिकली चाइना को कि मैं तुम्हारे यहाँ टैरिफ बढ़ा दूंगा फलाना ढिकाना, लेकिन अगर मान लीजिए एक मोमेंट के लिए कि आने वाले 6 महीने 1 आध साल के अंदर ट्रंप के बीच में और चाइना के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है, तो आप देखेंगे कि इंडिया चाइना का रिलेशनशिप फिर से डिटीरियोरेट करेगा। और जैसे ही ट्रंप के बीच में, अमेरिका के बीच में और चाइना के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, चाइना अपने असली तेवर पे भारत के साथ वापस आ जाएगा और बॉर्डर लेवल पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को एक्टिवेट करके वहां पर गतिविधियां बढ़ा देगा। इस कॉन्टेक्स्ट में 2-3 चीजें अब हम क्लियर कर सकते हैं वीडियो खत्म करने से पहले। सबसे पहली चीज कि चाइना एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत भारत को एक विजन बेस्ड स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं देखता, जो हमारे पास हिस्ट्री इस वीडियो के तहत हमने समझी। दूसरा, चाइना कभी भी भारत के साथ बॉर्डर के मसले को सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि बॉर्डर के मसले को एक्टिव रखने से भारत को वो एक रीजनली बॉर्डर के मसले में उसका वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करा के उसके ग्लोबल ग्रोथ एम्बिशन को रोक पाता है। यहाँ पर यह कहना कि इस ग्लोबल ग्रोथ के एम्बिशन को रोकने के लिए कुछ ब्रेक्स लगाने के लिए चाइना पाकिस्तान का समर्थन भी करेगा, बांग्लादेश का भी करेगा, म्यांमार का भी करेगा, श्रीलंका का भी करेगा, मालदीव्स का भी करेगा, नेपाल का भी करेगा, तो ये जो चाइना की ट्राइलैटरल डिप्लोमेसी है 2+1 फॉर्मेट वो चलती रहेगी। और तीसरा, चाइना अपना रवैया कश्मीर को लेकर, चाइना अपना रवैया अरुणाचल प्रदेश को लेकर, चाइना अपना रवैया सिक्किम को लेकर, चाइना अपना रवैया भारत को ओवरऑल लेकर कभी भी लॉन्ग रन में चेंज नहीं करेगा। तो ये उम्मीद करना कि भारत और चाइना के बीच में ये जो प्रॉक्सिमिटी बन रही है, ये प्रॉक्सिमिटी की वजह से कोई रिलेशनशिप में एक बहुत ज़्यादा डीपनिंग देखने को मिलेगी, हिस्ट्री ये चीज़ को नहीं सपोर्ट करती। तो यहाँ पर हमें चाइना को लेके कॉशियस रहना है। इस रीज़न से ये जो कॉशन है, इस कॉशन को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास है सबसे महत्वपूर्ण टूल, जो है SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हम एग्जामिन और एनालाइज करेंगे अगले वीडियो में, ताकि आपको ये डायनेमिक भी समझ आएगा कि कैसे इंडिया के पास भी कुछ कार्ड्स हैं जो वो खेल सकता है। धन्यवाद।